नमस्कार, मैं अमर खान। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप और आपका परिवार खुश होगा, तंदुरुस्त होगा। मैं हमेशा भगवान से और खुदा से दुआ करता हूं कि आप खुश रहें, तंदुरुस्त रहें और देश की तरक्की में अपना योगदान देते रहें। हमेशा अपने आप को मोटिवेट रखें, समस्याओं से ना घबराएं, क्योंकि समस्या है तो समाधान भी है। हमारे देश में आज न जाने हर गली, हर मोहल्ले में नेता पैदा हो रहे हैं। हर आदमी नेता जो बन रहा है वो इस आम पब्लिक को बात करता है, आम पब्लिक से कहता है कि मैं तुम्हारी सेवा के लिए नेता बन रहा हूं, आपकी सेवा करूंगा, तन मन धन से सेवा करूंगा, आपका बच्चा बन के सेवा करूंगा, आपका बेटा बन के सेवा करूंगा, आपका भाई बन के सेवा करूंगा। और जैसे ही ये नेतागिरी में घुसते हैं, इनके अंदर जैसे कहते हैं ना, एक ऐसी खुराफाती सोच जन्म ले लेती है कि मुझे यदि बनना है तो एमपी बनना है, एमएलए बनना है, फिर मुझे गाड़ियां चाहिए, फिर मुझे पैसा चाहिए, बंगला चाहिए, और उसके लिए चाहे इनकी जबान से कुछ भी निकले, उस जबान से निकले हुए शब्दों का जो असर है वो आम पब्लिक पर कुछ भी हो, कैसे भी हो, इन लोगों को कोई लेना देना नहीं है। मैं बात कर रहा हूं संजय निरुपम की। जी हां, जो आज शिवसेना शिंदे ग्रुप के मेंबर हैं, उसके नेता हैं। अभी पिछले दिनों 2024 में ये कांग्रेस पार्टी में थे, 2024 तक शुरुआत इन्होंने बाला साहब उद्धव ठाकरे जी के साथ की थी, शिवसेना से की थी। जब ये कांग्रेस में थे पहले भी फिजूल की बातें बकते थे, और जब ये कांग्रेस में थे तो इतना बड़ा अपने आप को भक्त दिखाते थे, शिवसेना को गालियां देते थे, भारतीय जनता पार्टी को गालियां देते थे। इनका कभी आप देखिए भाषण, मुंह सूख जाता है, मुंह से मतलब होठ सूख जाते हैं दूसरे दलों को गालियां देते देते। लेकिन जब इनको लगता है कि अब मेरे इस गालियों से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, इस पार्टी में मैं हूं, उस पार्टी में मुझे अपना भविष्य नजर नहीं आ रहा है, या ये पार्टी मुझे भाव नहीं दे रही है, मुझे आगे नहीं कर रही है, मेरे को प्रमोट नहीं कर रही है, मुझे एमपी एमएलए बनाने में इसको परेशानी हो रही है, तो उस पार्टी को ये इतना नजरअंदाज करने लग जाते हैं, उस पार्टी में रहते हुए, कि उसी की गोभी खोदना शुरू कर देते हैं, उसी की बुराई करना शुरू कर देते हैं। अभी 2024 में इनके उल्टे सीधे बयानों की वजह से, पार्टी की नीतियों को नुकसान पहुंचाने की वजह से, पार्टी के नेताओं को छोटा दिखाने की वजह से, पार्टी का मॉरल डाउन करने की वजह से इनको कांग्रेस पार्टी ने 6 साल के लिए अपनी पार्टी से निकाल दिया। इतना ब्लंडर, खामखा का झूठ ये बोलते रहते थे। मैं ये मतलब नौटंकी, रोड पे निकल गए, भाषण दे रहे हैं, कभी भी संजय निरुपम के भाषण में आपको सच्चाई नजर नहीं आएगी। ना पहले शिवसेना में जे थे तब, और जब कांग्रेस में थे तब, और अब इन्होंने वहां से जब इनको निकाल दिया गया, क्योंकि लगातार इनको ऐसा लग रहा था कि मेरा तो कोई है ही नहीं, मेरा तो राजनीतिक कैरियर खत्म होने जा रहा है, मैं एमपी नहीं बन सकता, एमएलए नहीं बन सकता, मंत्री नहीं बन सकता, तो मैं कुछ ना कुछ ऐसा करूं जो चर्चा में आ जाऊं। फिजूल की बातें करनी इन्होंने शुरू कर दी, और कांग्रेस पार्टी ने तंग आकर इस आदमी को पार्टी से 6 साल के लिए निष्कासित कर दिया। जब कर दिया तो इन्होंने एक ऐसी पार्टी को ज्वाइन किया जो दूसरी पार्टी से टूट कर आई है, जिन्होंने दूसरी पार्टी का हक छीन लिया, दूसरी पार्टी को बदनाम कर दिया, दूसरी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर कब्जा जमा लिया, उनको जिनके संरक्षण में वो पार्टी, जो लोग जिन्होंने पार्टी तोड़ी है, मैं कह रहा हूं एकनाथ शिंदे, जो बाला साहब ठाकरे के संरक्षण में पैदा हुए, उनके संरक्षण में पले पड़े, उनके संरक्षण से एकनाथ शिंदे को पहचान मिली, उस आदमी ने उस पार्टी को तितर बितर कर दिया, यहां तक कि उसका चुनाव चिन्ह भी छीन लिया। और संजय निरुपम ने उस पार्टी को ज्वाइन कर लिया जो पहले से ही दागदार है, धोखेबाज लोगों की पार्टी वो मानी जाती है, दागदार पार्टी है वो, क्योंकि जिस पार्टी को जन्म दिया बाला साहब ठाकरे ने, उस पार्टी के एमएलए को इन्होंने तोड़ा, संख्या ज्यादा बढ़ा ली, और अपनी पार्टी शिवसेना ही नाम दे दिया उसको, और जी तिकड़म भेड़ा कर शिवसेना का जो बाला साहब ठाकरे के टाइम का चुनाव चिन्ह था, वो चुनाव चिन्ह भी इन्होंने ले लिया। संजय निरुपम ने, एक तो पहले ही संजय निरुपम असफल व्यक्ति,
असफल नेता, भले ही वो 2005 से 2014 तक लोकसभा के सदस्य रहे, राज्यसभा के सदस्य भी रहे, शिवसेना से रहे, फिर कांग्रेस से रहे, लोकसभा का चुनाव भी जीता, राज्यसभा भी कांग्रेस ने भेजा। सारी पहचान तो शिवसेना और कांग्रेस ने तुमको दी, और तुम्हें ऐसा लगा कि कांग्रेस या शिवसेना का टाइम अभी सही नहीं चल रहा है, तो रास्ते में छोड़कर भाग गए मलाई खाने के लिए। तुम्हारे अंदर ना तो देशभक्ति होती है, ना ईमानदारी होती है, ना ही जनता की सेवा का भाव होता है, ना ही गरीब और शोषण जिनका हो रहा है उनके प्रति आपके मन में कोई लगाव होता है। हमेशा होता है तो एक स्वार्थ जो सिर्फ अपने लिए चलता है, अपने लिए सोचते हैं नेता। मैं आम पब्लिक से कहना चाहता हूं कि इनके पद चिन्हों पर चलकर अपने जीवन की जो रेखा है उसको धूमिल ना करें। ये किसी के नहीं है। मैंने अभी चुनाव हुआ, मैंने देखा जो आदमी बीजेपी में था उसको लग रहा था कि बीजेपी सबसे बड़ी देशभक्त पार्टी है। इसके जैसी देशभक्त पार्टी नहीं है। इसके नेता देशभक्त, इसका बच्चा बच्चा कार्यकर्ता देशभक्त है। गुणगान करते करते थक नहीं रहा था वो आदमी, और जब लास्ट मोमेंट पर उसको टिकट नहीं दिया भारतीय जनता पार्टी ने, इमीडिएट उसने पलटी मारी कि बीजेपी तो गलत लोगों की पार्टी है, बीजेपी को देश से कोई मतलब नहीं है। क्या ईमान रह गया है नेताओं का भाई? जनप्रतिनिधि लाखों करोड़ों लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं और ऐसी सोच रखते हैं कि एक मिनट में हम सोचते हैं कि यार इस आदमी ने यह बात कही है तो बिल्कुल सच कही है, और अगले ही पल वो अपनी बात से मुकर जाता है। वो उसका बुरा कहने लगता है, उसको गालियां देने लगता है, उसको गंदी गंदी भाषा प्रयोग में लाता है उस पार्टी के लिए। तो क्या विश्वास करोगे आजकल के नेताओं पर आप? कैसे कैसे देश की तरक्की में इनका हाथ होगा, कैसे देश की तरक्की में इनका योगदान होगा? हम तो सोच सोच कर इस बात को परेशान हैं। मैं संजय निरुपम की एक बात आपको बता रहा था, जो मैं जिक्र कर रहा था कि अभी वक्फ बोर्ड की एक बिल पास हुआ है, वक्फ बोर्ड का। उस बिल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था ये महाराज, और वहां इन बातों की जरूरत थी नहीं, क्योंकि कोई चर्चा कर नहीं रहा, कोई नाम ले नहीं रहा। अब इसको अपना नाम आगे बढ़ाना है, चर्चा में रहना है, तो बको, जितना बक सकते हो बको, बकवासबाजी करो ताकि मीडिया में आप आ जाओ। अब देखो मीडिया में आ गया, हम भी वीडियो बना रहे हैं, मजबूरी बन गई। हालांकि ऐसे लोगों को इग्नोर करना चाहिए, लेकिन ऐसे लोग समाज में सबसे ज्यादा गंद घोल रहे हैं, नफरत फैला रहे हैं, और इंसानों के बीच जो दूरियां हैं उनको बढ़ा रहे हैं। वक्फ बोर्ड जो बिल पास हुआ उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहा था संजय निरुपम। जब इससे सवाल पूछा गया तो इसने कहा कि इसमें ये मुसलमानों के हित का बिल, मान लिया, संविधान के अंतर्गत सरकार लेकर आई है, मान लिया। अब देखिए ये बातें ठीक है, हमने भी मान लिया, सब मान रहे हैं इस बात को कि चलो वक्फ बिल जो सरकार लाई है संसद में उसको पास करा लिया गया है और वो देश के हित में काम करेगा, ये हम मान लेते हैं। लेकिन इस बात की क्या जरूरत थी इसको कहने की कि जो इसका विरोध करे, चाहे गटर में कूदे आदमी, चाहे नाले में कूदे, चाहे रोडों पर उतरे, और यदि किसी ने शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो जलियांवाला बाग बनने में भी देर नहीं लगेगी। अब आप अंदाजा लगाइए इस आदमी की सोच का, किस तरह की सोच का आदमी है ये। जलियांवाला बाग जानते हैं आप? 13 अप्रैल आ रही है। 13 अप्रैल 1919 को जनरल डायर ने जो हुक्म दिया था गोलीबारी का, गोलियां बरसाई गई थी निहत्तों पर, हजारों लाखों लोग शहीद हो गए थे, बच्चे मारे गए, औरतें मारी गई, न जाने कितने लोगों का खून जलियांवाला बाग में बहा था। वो बाग की याद दिला रहा है। फिर देशद्रोही कौन है? अंग्रेज थे या संजय निरुपम है? अंग्रेजों ने जलियांवाला बाग को अंजाम दिया था ना, हमारे देश के लोगों के लिए। अब यह कह रहा है कि किसी ने शाहीन बाग बनाने की कोशिश की तो जलियांवाला बाग बनने में भी देर नहीं लगेगी। इसकी सोच
आप देखिए कितना ग्रीडी हो चुका है, लालची हो चुका है ये आदमी कि कुछ भी करवाने के लिए तैयार बैठा है। देश में जलियांवाला बाग की तैयारी कर रहा है। शर्म नहीं आती ऐसे लोगों को इस तरह की बातें करते हुए? जलियांवाला बाग में कोई फूल थोड़ी बरसे थे, वहां गिफ्ट थोड़ी बांटे गए थे, तोहफे थोड़ी बरसाए गए थे, गोलियां बरसाई गई थी, आग निकलती हुई गोलियां बरसाई गई थी, जो हमारे हिंदुस्तानियों को, जो निर्दोष हिंदुस्तानी थे, बेकसूर हिंदुस्तानी थे, उनको छलनी करते हुए निकल गई थी और हजारों लोग मृत्यु को प्राप्त हुए थे, शहीद हो गए थे। उस जलियांवाले बाग की बात कर रहा है संजय निरुपम। कुछ नहीं है इसके हाथ में इस वक्त। ये सोच रहा है कैसे मैं लाइमलाइट में आ जाऊं, क्योंकि आजकल ऐसे नेताओं को ज्यादा पूछा जा रहा है, जो बदतमीजी कर रहा है, जो गंद घोल रहा है, जो गंदे से गंदा भाषण दे रहा है, ऐसे लोगों को लाइमलाइट में लिया जा रहा है। इसकी भी गलती नहीं है। इसको लगता है कि मैं जितना गंदे से गंदा बोलूंगा मुझे मीडिया वाले दिखाएंगे, जैसे अब दिखाई रहे। भाई मैं भी वीडियो ही बना रहा हूं इसके ऊपर। लेकिन ऐसे लोगों की समाज में जरूरत क्या है? काम की बात नहीं कर रहा है पिछले सालों से ये कि देश में इस तरह के सुधार होने चाहिए। शिक्षा की बात नहीं कर रहा है, रोजगार की बात नहीं कर रहा है, अस्पताल की बात नहीं कर रहा है, बढ़ती हुई महंगाई की बात नहीं कर रहा है। बात की है तो क्या किया कि जलियांवाला बाग बनने में देर नहीं लगेगी। वाह संजय निरुपम, भाई धिक्कार है तुझ पर यार। कैसा आदमी है तू? देशभक्त है ही नहीं, देश का मुझे लगता ही नहीं कि तू देश का आदमी है। तू तो अंग्रेजों का, क्या कह सकते हैं उसको, गुलाम कह सकते हैं अंग्रेजों का। वो छोड़ गए तेरे को। चेक कराओ अपना डीएनए भाई। तुम्हारे भाषा में तो बहुत गंध है, बहुत आग है। आग आग वो वाली है जो देश को जलाने वाली आग है। खैर इसके बारे में ज्यादा बात नहीं करता, मैं इसकी छोटी सी एक जानकारी आप तक पहुंचाता हूं। इसने क्या क्या नहीं कहा है, क्या क्या नहीं कहा भाई साहब। मतलब ये भाषा आदमी बोलता है तो आप समझ जाइए कि उसका रंग रूप कैसा है, उसकी सोच कैसी है, उसका मकसद क्या है। और देश के लिए नहीं बोल रहा है ये सोच रहा है कि मुझे कामयाबी मिल जाए, मैं नेता बन जाऊं, मेरे आगे पीछे पुलिस की जिप्सी चले, पैसे कमाऊं, करोड़पति बन जाऊं, ये हो जाऊं, वो हो जाऊं। शक्ल पे तो रौनक रही नहीं है भाई तेरे, अब चेहरे पे रौनक नहीं है संजय निरुपम। आईना देख लेना और पूछ लेना मैंने क्या कहा है। धिक्कारेगा आईना, तुम्हारा चेहरा तुम्हें धिक्कारेगा आईने में से। इतने गंदे शब्दों का यूज किया है। जलियांवाला बाग बनाओगे तुम दोबारा से देश के अंदर? शर्म आनी चाहिए। मैं इसकी छोटी सी जानकारी देता हूं, नहीं देनी चाहिए लेकिन मजबूरी है मेरी देना। इनका जन्म 6 फरवरी 1965 को बिहार में हुआ। बिहार का आदमी है ये। और जब बिहारियों को, यूपी वालों को महाराष्ट्र में पीटा जाता है, कूटा जाता है, भगाया जाता है, एक शब्द इसके मुंह से नहीं निकलता। ना बिहार का है ये, ना महाराष्ट्र का है, ना हिंदुस्तान का है। ये तो अंग्रेजों का, अब क्या क्या आप समझ जाइए। शिवसेना, शिंदे जो आजकल दल है, इसका राजनीतिक पार्टी है, 2024 में कांग्रेस ने इसको 6 साल के लिए पार्टी से आउट कर दिया। कार्यकाल इसका जो लोकसभा का जो वो रहा 2009 से 2014 तक, राज्यसभा 1996 से 2005 तक। पत्नी गीता निरुपम, बच्चे शिवाजी निरुपम, पिताश्री का नाम है ब्रज किशोर लाल, माताश्री का नाम है प्रेम देवी, भाई एक दीपेश निरुपम है। क्या जानकारी दें, क्या बताएं आपके बारे में लोगों को? तुमने तो समाज को आग लगाने के बारे में पूरा प्लान कर लिया है कि हम बचे रहें। नहीं बचोगे। लगेगी आग तो आएंगे कई घर जद में। यहां पर सिर्फ हमारा मकान थोड़ी है। समझने की कोशिश करना इन लाइनों को। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।